लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 12वें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। हम 11वें भाग के अंत में लिख आए हैं कि जब देवी सिंह ने उस विचित्र मनुष्य का चेहरा धोकर साफ किया तो शायद तारा ने उसे पहचान लिया और इस घटना का उस पर ऐसा असर हुआ कि वो चिल्ला उठी। उसका सिर घूमने लगा और वो जमीन पर गिरने के साथ ही बेहोश हो गई। उसी समय सामने से वो नकाबपोश भी आता हुआ दिखाई दिया जिसने उस विचित्र मनुष्य को हैरान परेशान कर दिया था और उस गठरी को भी अपने कब्जे में कर लिया था जिसमें विचित्र मनुष्य के कहे मुताबिक तारा की किस्मत बंद थी। इस बयान में भी हम उसी सिलसिले को जारी रखना उचित समझते हैं। बात की बात में नकाबपोश उस जगह आ पहुंचा जहां वो विचित्र मनुष्य और उसके सामने एक पत्थर की चट्टान पर तारा बेहोश पड़ी हुई थी तथा कमलिनी बड़ी मोहब्बत से तारा का सिर थामे ताज्जुब भरी निगाहों से हर एक को देख रही थी। देवी सिंह नकाबपोश से, आप यहां कैसे पहुंचे? क्या यहां का रास्ता आपको मालूम था? नकाबपोश, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक आया हूं। इतना कहकर नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब उठाकर पीछे की तरफ उलट दी और सभी ने तेज सिंह को पहचान कर बड़ा ही आश्चर्य किया। भैरव सिंह ने दौड़कर अपने पिता के चरण छुए। देवी सिंह भी तेज सिंह के गले मिले और किशोरी कामनी लाडली तथा कमलिनी ने भी उन्हें प्रणाम किया। देवी सिंह तेज सिंह से, क्या आप ही वो नकाबपोश हैं जिसका विचित्र हाल भूतनाथ की जुबानी मैंने सुना है? तेज सिंह, हाँ मैं ही था, मगर भूतनाथ को इस बात का शक भी न हुआ होगा कि नकाबपोश वास्तव में तेज सिंह है। विचित्र मनुष्य की तरफ इशारा करके, इस और भूतनाथ के बीच में जो जो बातें या घटनाएं हुई वो भूतनाथ की जुबानी तुमने सुनी ही होंगी। देवी सिंह, हाँ सुनी है, मगर मुझे विश्वास नहीं है कि भूतनाथ ने जो कहा सब सच कहा होगा। तेज सिंह, ठीक है, रात से मेरा ख्याल भी भूतनाथ की तरफ से ऐसा ही हो रहा है। खैर, मैं स्वयं सब हाल तुम लोगों से कहता हूं। मैं तारा सिंह को साथ लिए हुए रोहतासगढ़ गया था। उस समय मैं रोहतासगढ़ ही में था जब ये खबर पहुंची कि कमलिनी के तिलिस्मी मकान को दुश्मनों ने घेर लिया है और उस पर अपना दखल जमाना ही चाहते हैं। मैंने तुरंत थोड़े से फौजी सिपाहियों को दुश्मन से मुकाबला करने के लिए रवाना किया और 2 घंटे बाद तारा सिंह को साथ लेकर सूरत बदले हुए खुद भी उसी तरफ रवाना हुआ। रात की पहली अंधेरी थी जब हम दोनों एक जंगल में पहुंचे और उसी समय घोड़े के टापों की आवाज आने लगी। ये आवाज पीछे की तरफ से आ रही थी और क्रमशः पास होती जाती थी। हम दोनों ये सोचकर पेड़ की आड़ में खड़े हो गए कि जब ये सवार आगे निकल जाए तब हम लोग चलेंगे। मगर जब ये घोड़ा उस पेड़ के पास पहुंचा जिसकी आड़ में हम दोनों छिपे खड़े थे तो हमने देखा कि उस घोड़े पर एक नहीं बल्कि 2 आदमी सवार हैं, जिनमें से एक औरत है जो पीछे की तरफ बैठी हुई है। उसका औरत होना मुझे इस तरह मालूम हुआ कि जब घोड़ा उस पेड़ के पास पहुंचा जिसकी आड़ में हम लोग छिपे हुए थे तो उस औरत ने कहा, जरा ठहर जाइए, मैं इस जगह उतरूंगी और 10-12 पल के लिए आपसे जुदा होंगी। बस इस आवाज ही से मुझे निश्चय हो गया कि वो औरत है। घोड़ा रोककर सवार उतर पड़ा और हाथ का सहारा देकर उस औरत को भी उसने उतारा। इतना कहकर तेज सिंह रुक गए और कमलिनी की तरफ देखकर बोले, मगर मुझे इस समय अपना किस्सा कहते अच्छा नहीं मालूम होता। कमलिनी, सो क्यों? तेज सिंह, इसलिए कि मैं एक तरफ बेचारी तारा को बेहोश देखता हूं, दूसरी तरफ किशोरी और कामनी को ऐसी अवस्था में पाता हूं जैसे वर्षों की बीमार हों, और तुमको भी सुस्त और उदास देखता हूं। इन कारणों से मेरी ये इच्छा होती है कि पहले इस तरफ का हाल सुन लूं। कमलिनी, आपका कहना बहुत ठीक है, फिर भी मैं यही चाहती हूं कि पहले आपका हाल सुनूं। तेज सिंह, खैर, मैं भी अपना किस्सा मुख्तसर ही में पूरा करता हूं। इतना कहकर तेज सिंह ने फिर कहना शुरू किया। जब वो औरत उस काम से छुट्टी पा चुकी जिसके लिए उतरी थी तो घोड़े के पास आई और अपने साथी से बोली, भूतनाथ ने जिस समय आपको देखा उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई। इसका जवाब उस आदमी ने जो वास्तव में विचित्र मनुष्य की तरफ इशारा करके यही हजरत थे यों दिया। बेशक ऐसा ही है, क्योंकि भूतनाथ मुझे मुर्दा समझे हुए था। देखो तो सही, आज मेरे और उसके बीच कैसी निपटती है। मैं उसे अवश्य अपने साथ ले जाऊंगा, और नहीं तो आज ही उसका भंडा फोड़ दूंगा जो बड़ा अच्छा नेक और बहादुर बना फिरता है।
इतना कह दोनों पुनः घोड़े पर सवार हुए और आगे की तरफ चले। मेरे दिल में तरह तरह के खुटके पैदा हो रहे थे और मैं अपने को उनके पीछे पीछे जाने से किसी तरह रोक नहीं सकता था। लाचार हम दोनों भी उनके पीछे तेजी के साथ रवाना हुए। इस बात की फिक्र मेरे दिल से बिल्कुल जाती रही कि हमारे फौजी सिपाही दुश्मनों के मुकाबले में कब पहुंचेंगे और क्या करेंगे। अब तो ये फिक्र पैदा हुई कि ये आदमी कौन है और इससे तथा भूतनाथ से क्या संबंध है। इस बात का पता लगाना चाहिए और इसीलिए हम लोग अपना रास्ता छोड़कर घोड़े के पीछे पीछे ही रवाना हुए। मगर हम लोगों को बहुत देर तक सफर न करना पड़ा और शीघ्र ही हम लोग उस जंगल में जा पहुंचे जिसमें भगवानी और श्याम सुंदर की कहा सुनी हो रही थी। और थोड़ी देर के बाद आप लोग भी पहुंच गए थे। मैं जानबूझकर आप लोगों से नहीं मिला और इस विचित्र मनुष्य के पीछे पड़ा रहा, यहां तक कि आप लोग चले गए और मुझे वो विचित्र घटना देखनी पड़ी। इसके बाद तेज सिंह ने वो सब हाल कहा जिसे हम ऊपर लिखाए हैं और पुनः इस जगह दोहराकर लिखना वृथा समझते हैं। हाँ, उस दूसरे नकाबपोश के विषय में कदाचित पाठकों को भ्रम होगा, इसलिए साफ लिख देना आवश्यक है कि वो दूसरा नकाबपोश जिसने भगवानी को भागने से रोक रखा था और जिसके पास पहुंचने के लिए तेज सिंह ने श्याम सुंदर सिंह को नसीहत की थी, वास्तव में तारा सिंह था, जिसका हाल इस समय तेज सिंह के बयान करने से मालूम हुआ। जो कुछ हम ऊपर लिखाए हैं उतना बयान करने के बाद तेज सिंह ने कहा, जब ये विचित्र मनुष्य भूतनाथ को लेकर रवाना हुआ तो मैं भी इसके पीछे पीछे चला, पर बीच ही में उससे और देवी सिंह से मुलाकात हो गई। देवी सिंह उसे पकड़ के यहां ले आए और मैं भी देवी सिंह के पीछे पीछे चुपचाप यहां तक चला आया। इतना कहकर तेज सिंह चुप हो गए और तारा की तरफ देखने लगे। कमलिनी, ये घटना तो बड़ी ही विचित्र है। निस्संदेह इसके अंदर कोई गुप्त रहस्य छिपा हुआ है। तेज सिंह, जहां तक मैं समझता हूं मालूम होता है कि आज बड़ी बड़ी गुप्त बातों का पता लगेगा। अब कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिसमें ये विचित्र मनुष्य की तरफ इशारा करके अपना सच्चा हाल कह दे। देवी सिंह, तो इसे होश में लाना चाहिए। तेज सिंह, नहीं, इसे अभी इसी तरह पड़ा रहने दो, कोई हर्ज नहीं, और पहले तारा को होश में लाने का उद्योग करो। देवी सिंह, बहुत अच्छा। अब देवी सिंह तारा को होश में लाने का उद्योग करने लगे और तेज सिंह ने कमलिनी से कहा, जब तक तारा होश में आवे तब तक तुम अपना हाल और इस तरफ जो कुछ बीता है सो सब हाल कह जाओ। कमलिनी ने ऐसा ही किया, अर्थात अपना और किशोरी कामनी तथा तारा का सब हाल संक्षेप में कह सुनाया, और इसी बीच में तारा भी होश में आकर बातचीत करने योग्य हो गई। कमलिनी तारा से, क्यों बहन, अब तबीयत कैसी है? तारा, अच्छी है। कमलिनी, तुम इस विचित्र मनुष्य को देखकर इतना डरी क्यों? क्या इसे पहचानती हो? तारा, हाँ, मैं इसे पहचानती हूं, मगर अफसोस कि इसका असल भेद अपनी जुबान से नहीं कह सकती। विचित्र मनुष्य की तरफ देख के, हाय, इस बेचारे ने तो किसी का कुछ भी नुकसान नहीं किया, फिर आप लोग क्यों इसके पीछे पड़े हैं? कमलिनी, बहन, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इसका भेद जान के भी इतना क्यों छिपाती हो। क्या तुमने अभी नहीं सुना कि इसके और भूतनाथ के बीच में क्या बातें हुई हैं? मगर फिर भी ताज्जुब है कि तुम इसे अपनायत के ढंग से देख रही हो। तारा लंबी सांस लेकर, हाय, अब मैं अपने दिल को नहीं रोक सकती। उसमें अब इतनी ताकत नहीं है कि उन भेदों को छिपा सके जिन्हें इतने दिनों तक अपने अंदर इसलिए छिपा रखा था कि मुसीबत के दिन निकल जाने पर प्रकट किए जाएंगे। नहीं नहीं, अब मैं नहीं छिपा सकती। बहन कमलिनी, तू वास्तव में मेरी बहन है और सगी बहन है। मैं तुझसे बड़ी हूं। मेरा ही नाम लक्ष्मी देवी है। कमलिनी चौंक कर और तारा को गले लगाकर, ओह मेरी प्यारी बहन, क्या वास्तव में तुम लक्ष्मी देवी हो? तारा, हां, और ये विचित्र मनुष्य हमारा बाप है। कमलिनी, हमारा बाप बलभद्र सिंह? तारा, हां, यही हमारे, तुम्हारे और लाडली के बाप बलभद्र सिंह हैं। कमबख्त माया रानी की बदौलत मेरे साथ मेरे बाप भी कैद खाने की अंधेरी कोठरी में सड़ते रहे। हरामजादा दारोगा इस पर भी संतुष्ट न हुआ और उसने इनको जहर दे दिया, मगर ईश्वर ने एक सहायक भेज दिया जिसकी बदौलत इनकी जान बच गई। पर फिर भी उस जहर के तेज असर ने इनका बदन फोड़ दिया और रंग बिगाड़ दिया, बल्कि इस योग्य तक नहीं रखा कि तुम इन्हें ठीक से पहचान सको। इतना ही नहीं,
और भी बड़े बड़े कष्ट भोगने पड़े। रोकर, हाय, अब मेरे कलेजे में दर्द हो रहा है। मैं उन मुसीबतों को बयान नहीं कर सकती। तुम स्वयं अपने पिता ही से सब हाल पूछ लो, जिन्हें मैं कई वर्षों के बाद इस अवस्था में देख रही हूं। पाठक, आप समझ सकते हैं कि तारा की इन बातों ने कमलिनी के दिल पर क्या असर किया होगा। तेज सिंह और भैरव सिंह की क्या अवस्था हुई होगी, और देवी सिंह कितने शर्मिंदा हुए होंगे, जिन्होंने पत्थर मारकर उस विचित्र मनुष्य का सिर तोड़ डाला था। कमलिनी दौड़ी हुई अपने बाप के पास गई और उसके गले से चिपट कर रोने लगी। तेज सिंह भी लपक कर उनके पास गए और लखलखे की डिबिया उसकी नाक से लगाई। बलभद्र सिंह होश में आकर उठ बैठे और ताज्जुब भरी निगाहों से चारों तरफ देखने लगे। तारा, कमलिनी और लाडली पर निगाह पड़ते ही उद्योग करने पर भी न रुकने वाले आंसू उनकी आंखों में डबडबा आए, और उन्होंने कमलिनी की तरफ देखकर कांपती हुई आवाज में कहा, क्या तारा ने मेरे या अपने विषय में कोई बात कही है? तुम लोग जिस निगाह से मुझे देख रही हो, उससे साफ मालूम होता है कि तारा ने मुझे पहचान लिया और मेरे तथा अपने विषय में कुछ कहा है। कमलिनी गदगद होकर, जी हां, तारा ने अपना और आपका परिचय देकर मुझे बड़ा ही प्रसन्न किया है। बलभद्र सिंह, तो बस अब मैं अपने को क्यों कर छिपा सकता हूं, और इस बात से क्यों कर इनकार कर सकता हूं कि मैं तुम तीनों बहनों का बाप हूं। आह, मैं अपने दुश्मनों से अपना बदला स्वयं लेने की नीयत से थोड़े दिन तक और अपने को छिपाना चाहता था, मगर समय ने ऐसा न करने दिया। खैर, मर्जी परमात्मा की। अच्छा कमलिनी, सच कहना, क्या तुझे इस बात का गुमान भी था कि तेरा बाप जीता है? कमलिनी, मैं अफसोस के साथ कहती हूं कि कई पितृपक्ष ऐसे बीत गए जिनमें मैं आपके नाम की तिलांजलि दे चुकी हूं, क्योंकि मुझे विश्वास दिलाया गया था कि हम लोगों के सिर पर से हमारे प्यारे बाप का साया जाता रहा, और इस बात को भी एक जमाना गुजर गया। जो हो, मगर आज हमारी खुशी का अंदाजा कोई भी नहीं कर सकता। बलभद्र सिंह उठकर तारा के पास गए, जिसमें चलने फिरने की ताकत अभी तक नहीं आई थी। तारा उनके गले से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद लाडली की नौबत आई, और उसने भी रो रोकर अपने कपड़े भिगोए और माया रानी को गालियां देती रही। आधे घंटे तक यही हालत रही। अंत में तेज सिंह ने सभी को समझा बुझाकर शांत किया, और फिर बातचीत होने लगी। देवी सिंह बलभद्र सिंह से, मैं आपसे माफी मांगता हूं। मुझसे जो कुछ भूल हुई वो अनजाने में हुई है। बलभद्र सिंह हंसकर, नहीं नहीं, मुझे इस बात का रंज कुछ भी नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि अब मुझे केवल आप ही लोगों का भरोसा रह गया है। मगर अफसोस इतना ही है कि भूतनाथ आप लोगों का दोस्त है, और मैं उसे किसी तरह भी माफ नहीं कर सकता। तेज सिंह, हम लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है, और बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आपके और भूतनाथ के बीच में किस बात की ऐंठन पड़ी हुई है। बलभद्र सिंह तेज सिंह से, मालूम होता है कि अभी तक आपने वो गठरी नहीं खोली जो आपने एक औरत के हाथ से छीनी थी, और जो इस समय भी मैं आपके पास देख रहा हूं। तेज सिंह गठरी दिखाकर, नहीं, मैंने इसे अभी तक नहीं खोला। बलभद्र सिंह, तभी आप ऐसा पूछते हैं। अच्छा, अब इसे खोलिए। कमलिनी, वो औरत कौन थी? बलभद्र सिंह, उसका अभी हाल मालूम हो जाएगा, जरा सब्र करो। तेज सिंह से, हाँ साहब, अब वो गठरी खोलिए। बहुत अच्छा, कहकर तेज सिंह उठे और गठरी लिए हुए उस तरफ बढ़ गए जहां किशोरी, कमलिनी और तारा पड़ी थी। इसके बाद सभी की तरफ देख के बोले, इस गठरी में क्या है सो देखने के लिए सभी का जी बेचैन हो रहा होगा, बल्कि मैं कह सकता हूं कि तारा सबसे ज्यादा बेचैन होगी। इसलिए मैं किशोरी, कामनी और तारा ही के पास बैठकर ये गठरी खोलता हूं, जिससे इन्हें उठने और चलने की तकलीफ न होगी। आइए, आप लोग भी इसी जगह आ बैठिए। इतना कहकर तेज सिंह वहां बैठ गए। बलभद्र सिंह उनके बगल में जा बैठे, और बाकी सभी ने तेज सिंह को इस तरह घेर लिया जैसे किसी मदारी को खेल करते समय मन चले लड़के घेर लेते हैं। तेज सिंह ने गठरी खोली और सभी की निगाह उसके अंदर की चीजों पर पड़ी। इस गठरी में पीतल की एक छोटी सी संदूकड़ी थी, जिसे कलमदान भी कह सकते हैं, और एक मुट्ठा कागजों का था। बलभद्र सिंह ने कहा, पहले इस कागज के मुट्ठे को खोलो। तेज सिंह ने ऐसा ही किया, और जब कागज का मुट्ठा खोला गया तो मालूम हुआ कि कई चिट्ठियों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के वो मुट्ठा तैयार किया गया है। तेज सिंह मुट्ठा खोलते हुए,
इसे शैतान की याद कहूं या विधाता की जन्मपत्री? बलभद्र सिंह हंसकर आप जो चाहें कह सकते हैं। इन चिट्ठियों और पुर्जों को मैंने क्रम के साथ जोड़ा है। आप शुरू से एक एक करके पढ़ना आरंभ कीजिए। तेज सिंह बहुत अच्छा। तेज सिंह ने पहला पुर्जा पढ़ा। उसमें ऊपर की तरफ ये लिखा हुआ था, श्रीयुत रघुबर सिंह योग्य लिखी हेला सिंह का राम राम। और बाद में ये मजमून था, मेरे प्यारे दोस्त, आपको मालूम है कि राजा गोपाल सिंह की शादी बलभद्र सिंह की लड़की लक्ष्मी देवी के साथ होने वाली है। मगर मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके कोई ऐसा बंदोबस्त करें जिसमें वो शादी टूट जाए और उसके बदले में मेरी लड़की मुंदर की शादी राजा गोपाल सिंह के साथ हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं जन्म भर आपका एहसान मानूंगा और जो कुछ आप कहेंगे करूंगा। मुझे आपकी दोस्ती पर बहुत भरोसा है। शुभम। बलभद्र लीजिए पहले नंबर की चिट्ठी समाप्त। तारा रघुबर सिंह किसका नाम है? तेज सिंह इस भूतनाथ का नाम रघुबर सिंह है और नाना किसी का लड़का है। बलभद्र सिंह से क्या हेला सिंह माया रानी के बाप का नाम है? बलभद्र सिंह जी हां, और माया रानी का असल नाम मुंदर है। कमलनी अच्छा आगे पढ़िए। तेज सिंह ने दूसरी चिट्ठी पढ़ी। उसमें ये लिखा था, मेरे प्यारे दोस्त हेला सिंह, आपका पत्र पहुंचा। मैं इस बात का उद्योग कर सकता हूं, मगर इस काम में हद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। खुल्लम खुल्ला तो आपकी लड़की की शादी राजा गोपाल सिंह से नहीं हो सकती, क्योंकि राजा गोपाल सिंह को आपकी लड़की का विधवा होना मालूम है। हाँ, उनका दारोगा अगर हमारे साथ मिल जाए तो कोई तरकीब निकल सकती है, लेकिन उसमें भी ये कठिनाई है कि दारोगा लालची है और आप गरीब हैं। रघुबर सिंह। देवी सिंह वाह वाह, भूतनाथ तो बड़ा शैतान मालूम होता है। ये सब कांटे क्या उसी के बोए हुए हैं? कमलनी मगर अफसोस है कि आप उसे अपना दोस्त बनाने के लिए कसम खा चुके हैं। बलभद्र सिंह मैं ठीक कहता हूं कि थोड़ी देर बाद देवी सिंह जी को अपने किए पर पछताना पड़ेगा। लाडली खैर जो होगा देखा जाएगा। आप तीसरी चिट्ठी पढ़िए। बलभद्र सिंह मालूम नहीं है कि भूतनाथ की चिट्ठी का जवाब हेला सिंह ने क्या दिया था, क्योंकि वो चिट्ठी मेरे हाथ नहीं लगी। ये तीसरी चिट्ठी जो आप पढ़ेंगे वो भी भूतनाथ ही की लिखी हुई है। तेज सिंह तीसरी चिट्ठी पढ़ने लगे। उसमें लिखा हुआ था, प्रियवर हेला सिंह, आपने लिखा कि यद्यपि मुंदर विधवा है और उसकी उम्र भी ज्यादा है, परंतु नाटी होने के सबब वो ज्यादा उम्र की मालूम नहीं पड़ती। ठीक है, मगर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो औरों को चाहे मालूम ना हो, मगर उससे किसी तरह छिपी नहीं रह सकती, जिसके साथ उसकी शादी होगी। और इसी बात से राजा गोपाल सिंह का दारोगा भी डरता है। मगर मैंने भविष्य के लिए उसके ख्याल में ऐसे ऐसे सरसब्ज बाग पैदा कर दिए हैं कि जिसकी बेसुध और मदहोश करने वाली खुशबू को वो अभी से सूंघने लग गया है। तिस पर भी मैं इस बात का तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि ये शादी प्रकट रूप से नहीं हो सकती। इसके लिए उस ब्याह वाले दिन ही कोई अनोखी चाल चलनी पड़ेगी। अस्तु दारोगा साहब ने ये कहा है कि आज के 8वें दिन गुरुवार को संध्या समय दारोगा साहब के बंगले में आप उनसे मिलें। मैं भी वहां मौजूद रहूंगा। फिर जो कुछ तय हो जाए वही ठीक है। वही रघुबर। कमलनी मुझे ये नहीं मालूम था कि भूतनाथ के हाथ से ऐसे ऐसे अनुचित कार्य हुए हैं। उसने यही कहा था कि मैं राजा बीरेंद्र सिंह का दोषी हूं, और इस बात का सबूत माया रानी और उसकी सखी मनोरमा के कब्जे में है। जहां तक मुझसे बना, मैंने भूतनाथ का पक्ष करके उन सबूतों को गारद कर दिया। मगर मैं हैरान थी कि भूतनाथ को धमकाने, कब्जे में रखने या तबाह करने के लिए माया रानी ने इतने सबूत क्यों बटोर रखे हैं, या उसे भूतनाथ की परवाह इतनी क्यों हुई। मगर आज उस बात का असल भेद खुल गया। इस समय मालूम हो गया कि लक्ष्मी देवी और गोपाल सिंह के साथ दगा करने में भूतनाथ शरीक था, और इस बात का डर केवल भूतनाथ और दारोगा ही को नहीं था, बल्कि माया रानी को भी था, और वो भी अपने को भूतनाथ और दारोगा के कब्जे में समझती थी। राजा गोपाल सिंह को कैद करने के बाद ये डर और भी बढ़ गया होगा, और भूतनाथ ने भी कुछ डराया धमकाया, रुपए वसूल करने के लिए तंग किया होगा, और उस समय भूतनाथ को अपने अधीन करने के लिए माया रानी ने एक कार्रवाई की होगी। अर्थात भूतनाथ को राजा बीरेंद्र सिंह का दोषी ठहराने के लिए बहुत से सबूत इकट्ठे किए होंगे। भैरव सिंह मैं भी यही सोचता हूं। तेज सिंह निस्संदेह ऐसा ही है। कमलनी उफ़ो, अगर मैं पहले ही ऐसा जान गई होती
तो भूतनाथ का इतना पक्ष न करती और न उसे अपना साथी ही बनाती। देवी सिंह, मगर इधर तो उसने आपके कामों में बड़ी मेहनत की है, इसीलिए मुरव्वत तो करनी पड़ेगी। कमलनी, नहीं नहीं, मैं उसका कसूर कभी माफ नहीं कर सकती, चाहे जो हो। देवी सिंह, मगर फिर वो भी आप ही लोगों का दुश्मन हो जाएगा। जहां तक मैं समझता हूं, इस समय वो अपने किए पर पछता रहा है। कमलनी, जो हो, मगर ये कसूर ऐसा नहीं है जिसे मैं माफ कर सकूं। उफ, क्रोध के मारे मेरा अजब हाल हो रहा है। तेज सिंह, उसने कसूर भी भारी किया है। बलभद्र सिंह, अभी क्या है, अभी तो कुछ देखा ही नहीं। उसने जो किया है उसका 1000वां भाग भी अभी तक आपको मालूम नहीं हुआ है। जरा आगे की चिट्ठियां तो पढ़िए, और इसके बाद जब वो पीतल वाला कलमदान खुलेगा, तब हम देवी सिंह जी से पूछेंगे कि कहिए भूतनाथ के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। इस समय बेचारी तारा, जिसको आगे से हम लक्ष्मी देवी के नाम से लिखा करेंगे, चुपचाप बैठी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। बाप की शर्म से वो इस विषय में कुछ बोल नहीं सकती थी, मगर भूतनाथ से बदला लेने का ख्याल उसके दिल में मजबूती के साथ जड़ पकड़ता जा रहा था, और क्रोध की आंच उसके अंदर इतनी ज्यादा तेज होकर सुलग रही थी कि उसका तमाम बदन गर्म हो रहा था, इस तरह जैसे बुखार चढ़ाया हो। आज के पहले तक वो भूतनाथ को लायक और नेक समझती थी, मगर इस समय यकायक जो बातें मालूम हुई, उन्होंने उसे अपने आपे से बाहर कर दिया था। तेज सिंह ने चौथी चिट्ठी पढ़ी। उसमें ये लिखा हुआ था, प्रिय बंधु हेला सिंह, बहुत दिनों से पत्र न मिलने के कारण आपको उदास न होना चाहिए। मैं इस फिक्र में लगा हुआ हूं कि किसी तरह बलभद्र सिंह और लक्ष्मी देवी को खपा डालूं, मगर अभी तक मैं कुछ न कर सका, क्योंकि एक तो बलभद्र सिंह स्वयं अय्यार है, दूसरे आजकल राजा गोपाल सिंह के आज्ञानुसार बिहारी सिंह और हरनाम सिंह भी उसके घर की हिफाजत कर रहे हैं। खैर, कोई चिंता नहीं, देखिए तो सही क्या होता है। मैंने बलभद्र सिंह के पड़ोस में हलवाई की एक दुकान खोली है और अच्छे अच्छे कारीगर हलवाई नौकर रखे हैं। बहुत सी मिठाइयां मैंने ऐसी तैयार की हैं जिनमें दारोगा साहब का दिया हुआ अनूठा जहर बड़ी खूबी के साथ मिलाया गया है। ये जहर ऐसा है कि जिसे खाने के साथ ही आदमी नहीं मर जाता, बल्कि महीनों तक बीमार रह के जान देता है। जहर खाने वाले का बदन बिल्कुल फूट जाएगा और वैद्य लोग उसे देख के सिवाय इसके और कुछ भी नहीं कह सकेंगे कि ये गर्मी की बीमारी से मरा है। जहर का तो किसी को गुमान भी ना होगा। मैंने उस घर की लौंडियों और नौकरों से भी मेलजोल पैदा कर लिया है। अस्तु, चाहे वे लोग कैसे भी होशियार और धूर्त क्यों ना हो, मगर एक ना एक दिन हमारी जहरीली मिठाई बलभद्र सिंह के पेट में उतर ही जाएगी। आपकी लड़की बड़ी ही होशियार और चांगली है। वो सुजान के घर में बहुत अच्छे ढंग से रहती है। सुजान ने उसे अपनी भतीजी कह के मशहूर किया है और उसकी भी बातचीत चल रही है। मगर गोपाल सिंह का बूढ़ा बाप बड़ा ही शैतान है। दारोगा साहब उसका नाम निशान भी मिटाने के उद्योग में लगे हुए हैं। सब्र करो, घबराओ मत, काम अवश्य बन जाएगा। आज से मैं अपना नाम बदल देता हूं, मुझे अब भूतनाथ कह के पुकारा करना। वही भूतनाथ। इस चिट्ठी ने सभी के दिल पर बड़ा ही भयानक असर किया। यहां तक कि देवी सिंह की आंखें भी मारे क्रोध के लाल हो गईं और तमाम बदन कांपने लगा। तेज सिंह, बेईमान दुष्ट, इतनी बड़ी चढ़ी बदमाशी। भैरव सिंह, इस हरामजदगी का कुछ ठिकाना है। लाड़ली, इस समय मेरा कलेजा फूंका जाता है। यदि भूतनाथ यहां मौजूद होता तो इसी समय अपने हृदय की आंच में उसे आहुति दे देती। परमेश्वर, ऐसे ऐसे पापियों के साथ तू। कमलिनी, हाय कमबख्त, भूतनाथ ने तो ऐसा काम किया है कि यदि वो कुत्तों से भी नचवाया जाए तो उसका बदला नहीं हो सकता। बलभद्र सिंह, ठीक है, मगर मैं उसकी जान कदापि न मारूंगा। मैं वही काम करूंगा जिससे मेरे कलेजे की आग ठंडी हो। उफ। देवी सिंह, इधर हम लोगों के साथ मिलकर भूतनाथ ने जो जो काम किए हैं, उनसे विश्वास हो गया था कि वो हम लोगों का खैर ख्वाह है। हम लोग उससे बहुत ही प्रसन्न थे। और बलभद्र सिंह, नहीं, वो ऐसे काले सांप का जहरीला बच्चा है जिसके कांटे का मंत्र ही नहीं, उसका कोई ठिकाना नहीं। बेशक वो कुछ दिन में आप लोगों को अपने अधीन करके माया रानी से मिल जाता। ये काम भी वो कभी का कर चुका होता, मगर जब से उसने मेरी सूरत देख ली है और उसे निश्चय हो गया कि मैं मरा नहीं बल्कि जीता हूं, तब से उसकी अक्ल ठिकाने नहीं है।
वो घबरा गया है और अपने बचाव की तरकीब सोच रहा है। तेज सिंह से, खैर आगे पढ़िए, देखिए और क्या बात मालूम होती है। तेज सिंह ने अगली चिट्ठी पढ़ी। उसमें ये लिखा हुआ था, मेरे लंगोटिया यार हेला सिंह, मालूम होता है कि तुम्हारा नसीबा बड़ा जबरदस्त है। राजा गोपाल सिंह का बुढ़ा बाप बड़ा ही चांगला और काइया था। वो कमबख्त अपने ही मन की करता था। अगर वो जीता रहता तो लक्ष्मी देवी की शादी गोपाल सिंह से अवश्य हो जाती, क्योंकि वो बलभद्र सिंह की बहुत इज्जत करता था। बलभद्र सिंह की जाति उत्तम है और जाति पाति का ख्याल वो बुढ़ा बहुत करता था। खैर, आज मैं तुम्हें बधाई देता हूं कि मेरी और दारोगा की मेहनत ठिकाने लगी और वो इस दुनिया से कूच कर गया। सच तो ये है कि बड़ा भारी कांटा निकल गया। अब साल भर के लिए शादी रुक गई और इस बीच में हम लोग बहुत कुछ कर गुजरेंगे। वही भूतनाथ। चिट्ठी पूरी करने के साथ ही तेज सिंह की आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगीं और उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा, अफसोस, ये बात किसी को भी मालूम न हुई कि राजा गोपाल सिंह का बाप इन दुष्टों की चालबाजियों का शिकार हुआ। बेचारा बड़ा ही लायक और बात का धनी था। तारा यद्यपि बड़ी मुश्किल से अपने दिल को रोके हुए ये सब तमाशा देख और सुन रही थी, मगर इस चिट्ठी ने उसके साहस में विघ्न डाल दिया और उसे सभी की आंखें बचाकर आंचल के कोने से अपने आंसू पहुंचने पड़े। किशोरी, कामनी, लाडली, कमलनी और अय्यारों का दिल भी हिल गया और भूतनाथ की सूरत घृणा के साथ उनकी आंखों के सामने घूमने लगी। तेज सिंह ने कागज का मुट्ठा जमीन पर रख दिया और अपने दिल को संभालने की नीयत से सिर उठाकर सरसब्ज पहाड़ियों की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। इसके बाद तेज सिंह ने कागज का मुट्ठा उठा लिया और फिर पढ़ने लगे। मेरे भाग्यशाली मित्र हेला सिंह, मुबारक हो। आज हमारी जहरीली मिठाई बलभद्र सिंह के घर में जा पहुंची। इसका जो कुछ नतीजा होगा उसको मैं अगली चिट्ठी में लिखूंगा। वास्तव में तुम किस्मतबर हो। वही भूतनाथ। कमलनी, हाय कमबख्त, तेरा सत्यानाश हो। लाडली, चांडाल कहीं का, ऐसा सत्यानाशी और हम लोगों के साथ रहे, छी छी। तारा तेज सिंह से, हाय मेरा जी डूबा जाता है, मैं हाथ जोड़ती हूं। इसके बाद वाली चिट्ठी शीघ्र पढ़िए, जिससे मालूम हो कि उस विश्वासघाती की मिठाई का क्या नतीजा निकला। सब, हाँ हाँ, यहां पर हम लोग नहीं रुक सकते, शीघ्र पढ़िए। तेज सिंह, मैं पढ़ता हूं। श्रीमान प्यारे बंधु हेला सिंह, खुशी मनाइए कि मेरी मिठाई ने लक्ष्मी देवी की मां, लक्ष्मी देवी के छोटे भाई और 2 लौंडियों का काम तमाम कर दिया। बलभद्र सिंह और उसकी 3 लड़कियों ने मिठाई नहीं खाई थी, इसलिए बच गई। खैर, फिर सही, जाते कहाँ हैं? वही भूतनाथ। इस चिट्ठी ने तो अंधेर कर दिया। कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी आंख से आंसू न निकल रहे हों। कमलिनी और लाडली रोने लगीं और लक्ष्मी देवी तो चिल्लाकर बोली, हाय, इस समय मुझे लड़कपन की सब बातें याद आ रही हैं। वो समा मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। मेरे घर में वैद्यों की धूम मची हुई थी। मेरी प्यारी माँ अपने लड़के की लाश पर पछाड़े खा रही थी, अंत में वो भी मर गई। हम लोग रो रो कर लाश के साथ चिपटते थे और हमारा बाप हम लोगों को खींच खींच कर अलग करता था। हाय, क्या दुनिया में कोई ऐसी सजा है जिस बात का पूरा बदला कहला सके? किशोरी रोकर, कोई नहीं। कमलनी, हाय, मेरे कलेजे में दर्द होने लगा। किस दुष्ट का जीवन चरित्र में सुन रही हूं। बस अब मुझ में सुनने की सामर्थ्य नहीं रही। रोकर, उफ, इतना जुल्म, इतना अंधेर। भैरव सिंह, बस रहने दीजिए, अब इस समय आगे न पढ़िए। तेज सिंह, इस समय मैं आगे पढ़ ही नहीं सकता। तेज सिंह ने कागज का मुट्ठा लपेट कर रख दिया और सभी को दिलासा और तसल्ली देने लगे। तेज सिंह का इशारा पाकर भैरव सिंह और देवी सिंह कई तीतर और बटेर का शिकार कर लाए और उसका कबाब तथा शोरबा बनाने लगे, जिसमें सभी को खिला पिलाकर शांत करें। आज खाने पीने की इच्छा किसी की भी न थी, मगर तेज सिंह के समझाने बुझाने से सभी ने कुछ खाया और जब शांत हुए तो तेज सिंह ने कहा, अब हमको तालाब वाले मकान में चलना चाहिए। बलभद्र सिंह, हाँ, अब इस जगह रहना ठीक ना होगा। मकान में चलकर जो कुछ पढ़ना या देखना हो करिएगा। कमलिनी, मेरी भी यही राय है। मैं देवी सिंह जी से कह चुकी हूं कि यदि मैं उस मकान में रहती तो दुश्मन हमारा कुछ भी न बिगाड़ सकते और तालाब को पाट देना तो असंभव ही था। खैर, अब भी मैं बिना परिश्रम के उस तालाब की सफाई कर सकती हूं। इतना कहकर कमलिनी ने तालाब वाले मकान का बहुत सा भेद तेज सिंह को बताया और जिस तरह से तालाब की सफाई हो सकती थी वो भी कहा, जो कि हम
ऊपर भी लिखाए हैं। अंत में सभी ने निश्चय कर लिया कि घंटे भर के अंदर इस जगह को छोड़ देना और तालाब वाले मकान में चले जाना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 12वें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।